हेलो नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं मैं ओम वर्मा। आइए स्टार्ट करते हैं। आज हम परसेंटेज का लेक्चर नंबर 2 पढ़ेंगे। इससे पहले हमने बिल्कुल बेसिक चीज़ देखी थी परसेंटेज की, जिसमें हमने परसेंटेज के एक्चुअल मीनिंग को समझा था कि परसेंटेज यानी प्रतिशत असलियत में है क्या चीज़, वो समझा था। और थोड़ी सी फ्रैक्शंस को सोल्व करना सीखा था हमने। फ्रैक्शन से परसेंटेज और परसेंटेज से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना सीखा था। आज हम थोड़ा एक कॉन्सेप्ट और समझेंगे, मतलब थोड़ा और ऐसी ट्रिक्स समझेंगे जिससे हम परसेंटेज की कैलकुलेशन क्या कर सकें, और थोड़ा परसेंटेज को गहराई से समझेंगे जिससे हम परसेंटेज की कैलकुलेशन को आसान कर सकें। उसके बाद सवाल पे ले आऊँगा बस सीधा। आइए स्टार्ट करते हैं। तो आइए दोस्त, एक कॉन्सेप्ट नया सीखते हैं। देखिए, जैसे मैंने पहली वीडियो में उस दिन से ही रिलेट करेंगे कुछ। आइए देखते हैं पहला क्या कॉन्सेप्ट है। सबसे पहली बात, अगर मैं लिखूं, सॉरी, यहाँ से चौक। सबसे पहले देखिए, अगर मैं लिखना चाहूँ 1/4 यानी 1/4, ठीक है ना। 1/4 अगर लिखा तो हम सभी जानते हैं, हमने पिछली वीडियो में सीखा था कि 1/4 यानी 25%। अगर आप भूल गए हैं तो सिखाएंगे दोबारा कि भाई अब ये क्या है, 1/4 फ्रैक्शन है। समझो बात को, ये क्या है, 1/4 फ्रैक्शन। अब फ्रैक्शन से जब हम परसेंटेज में पता लगाना चाहेंगे तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 100 की। तो 1/4 गुणा करेंगे 100 की, पता लगाने के लिए कि कितनी परसेंटेज है। 4 से इसे काटते हैं तो 25 चौका 100 यानी 25%। ये ऐसे आया, ठीक है ना। ये बात, आप इस बात से सहमत हैं, ये बात बताने की जरूरत नहीं है। सिर्फ ये बताना चाहता था कि 1/4 कितना है, 25%। 1/4 जब 25% है, अगर मैं कह दूं कि सीधा 11/4 बताइए क्या होगा, ठीक है। 11/4 बताइए क्या होगा। अब इससे भी पहले आप एक चीज समझो, अगर कहूं कि 3/4 क्या होगा, 3/4। अब 3/4 उस दिन समझाया था, हमें क्या करना है, बेस को पकड़ना है। देखिए बेस कितना है, 4, इसका बेस कितना है, 4। 4 और 4 वाले सेम है, यानी जैसे ही बेस में नीचे 4 दिखे तो हमें याद आना चाहिए 1/4 की फ्रैक्शन। 1/4 हमें पता है कितना होता है, 25%। तो 3/4 कितना होगा, 3/4 का मतलब 1/4 में 3 की गुणा है। तो ऐसे ही 1/4 की फ्रैक्शन कितनी है, 25%। तो 25% में भी 3 की गुणा करनी पड़ेगी, यानी कितना आएगा, 75%। समझो, 1/4 यानी 25%। 3/4 दिखा, जब भी 3/4 दिखा तो इसका मतलब 1/4 में 3 की गुणा। तो 1/4 की जो फ्रैक्शन होगी उसमें भी 3 की गुणा करनी पड़ेगी, मतलब 1/4 की जो परसेंटेज वैल्यू होगी उसमें भी 3 की गुणा करनी पड़ेगी। 1/4 की परसेंटेज वैल्यू है 25%, तो और ये है उसका 3 गुणा, तो ऐसे ही इसका भी 3 गुणा किया, 75%। ये आप समझ गए होंगे। इसी बात से हम एक और कॉन्सेप्ट सीखते हैं। देखिए, अगर इसके बाद में सीधा कहूँ 11/4, अब देखिए, अब ये भी बिल्कुल थोड़ा सा आसान पड़ेगा, पर इसकी जगह अगर और भी बड़ा आ जाए, जैसे 22/4 या 27/4, तो उसमें गुणा करने में दिक्कत होगी। अब हम जानते हैं क्या करना पड़ेगा, 4 हमने देखा तो सीधा हमें क्या करना पड़ेगा, 25 में 11 की गुणा करनी पड़ेगी। ऐसे तो हम कर सकते हैं, 25 में 11 की करेंगे तो 275 आ जाएगा। पर उससे भी आसान अगर हम करना चाहें तो देखिए एक तरीका और है। अभी यहाँ तो गुणा करनी भी आसान होगी और ये भी तरीका आसान होगा, पर अगर कोई बड़ा इससे फ्रैक्शन आ जाए तो वहां गुणा करनी हार्ड होगी। इसीलिए हम एक तरीका और सीखते हैं। हम इसे ऐसे भी कर सकते हैं, देखिए इसे 11/4 जो फ्रैक्शन है इसे थोड़ा और छोटा बना लो, 4 से इसे डिवाइड करो, मिक्स फ्रैक्शन में बना लो, ठीक है ना। तो 4 दूनी 8 चलेगा, 4 दूनी 8 चलेगा, और बचेगा कितना, रिमाइंडर बचेगा 3, 3 ऊपर आएगा, 3/4, ठीक है ना। समझो बात को भाई, 4 दूनी 8 चलेगा तो 2 तो आया साइड में, और जो रिमाइंडर बचता है 3 बचेगा, 3 रिमाइंडर आएगा ऊपर, बटे 4 नीचे, ठीक है ना। अब हम इसे क्या, मैंने सिखाया था पहली क्लास में, इसे लिख सकते हैं 2 + 3/4, ठीक है ना। 2 + 3/4, 2 का मतलब कितना, 200%, पिछली क्लास में सिखाया है। प्लस 3/4 का मतलब कितना, 75%। तो हम इसे यहाँ से भी लिख सकते हैं, कितना हुआ, 275%। समझो बात को, यहाँ से 275%। अगर गुणा करते तब भी, अगर हम जानते हैं 1/4 25% है, तो 11/4 यानी 1/4 में 11 की गुणा हो रही है, तो यहाँ 1/4 की जो वैल्यू है उसमें भी 11 की गुणा करनी पड़ेगी। तो 25 में अगर 11 की गुणा करेंगे तब भी 275 आएगा। पर एक तरीका उसका ये भी है, अगर बड़ी फ्रैक्शन आ जाए तो आप इस तरीके में फंस सकते हैं, गुणा करने में टाइम ना गंवाएं। इसलिए और भी तरीके ये आपको आगे आके काम आएंगे। अगर नहीं समझ में आया होगा तो दोबारा देखो। 11/4 की फ्रैक्शन को छोटा कर लिया, 4 से इसे काटने पे 4 दूनी 8, 2 ऊपर लिखा, रिमाइंडर बचा 3, 3 ऊपर लिखा। मिक्स फ्रैक्शन में सिखाया था, मिक्स फ्रैक्शन सभी को आती होगी करनी, तो
4 दूनी 8 और बचा 3, 3 रिमाइंडर ऊपर बटे 4 नीचे, जिससे डिवाइड किया था। तो 2 सही 3/4 आ गया। अब 2 को प्लस 2 प्लस 3/4 लिख लिया। इसे पिछली क्लास में सिखाया था कि हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं खोल के, 2 सही 3/4 को 2 प्लस 3/4 लिखा। 2 का मतलब 200%। भाई हर चीज़ अपने आप में 100%। 1 का मतलब 100%, 2 का मतलब 200%। इसी तरह 2 का मतलब 200% और आपका 3/4 का मतलब 75%। तो 275%। पिछली क्लास में ये सब चीज़ सिखा चुका हूँ मैं। अब एक और फ्रैक्शन देखते हैं, ठीक है ना। अगर फ्रैक्शन एक और लें, इसमें फ्रैक्शन देखिए 48/7, जैसे ये फ्रैक्शन है। अब देखिए, अब एक फ्रैक्शन आ गई ऐसी। अब इसमें क्या चक्कर है, अब हम जानते हैं, हमने देखा कि फ्रैक्शन का बेस कितना है 7, तो हमें तुरंत से 7 के बेस की फ्रैक्शन याद आ जानी चाहिए। 48/7 है तो हमें दिमाग में आना चाहिए 1/7। 1/7 की फ्रैक्शन कितनी है, 14 सही 2/7%। ये देखिए 1/7 का मतलब कितना होता है, 14 सही 2/7%। अब गड़बड़ ये हुई, अब देखिए 1/7 हम जानते हैं 14 सही 2/7%। तो ये 48/7 है, ये 1/7 का 48 गुना है। तो अब इसका 48 गुना अगर करने बैठेंगे तो भाई साहब समय इतना बर्बाद होगा कि पूरा पेपर निकल जाएगा, ये नहीं होगा। इसीलिए इसका एक ये तरीका, वहाँ जो पिछले सवाल का जो तरीका था वो यहाँ काम आएगा। आप देखिए कैसे करेंगे। इसी तरह इसे डिवाइड करें, छोटा बना लो, ठीक है ना। इसे डिवाइड किया, कितना चलेगा भाई, 7 6 चलेगा 42। तो 6 आया यहाँ पे, और कितना बचा, 6 बचा भाई। 42 चल गया तो बचा 6, तो 42 और 6 बचे 48 और बटे 7, ये आ गया 6 सही 6/7। भाई देखिए गुणा करके 7 6 42 और 42 और 6 48, तो 48/7 बन गया। उसके बाद हम जानते हैं इसे लिख सकते हैं 6 + 6/7, ठीक है ना। पहले समझाया था, 6 को लिखेंगे 600% प्लस। अब देखिए, अब जो 1/7, अब ये छोटा हो गया ना। अब 1/7 हम जानते हैं, 1/7 को हम जानते हैं कितना होता है, 6/7 आ गया। अब हम 1/7 को जानते हैं कितना है, 1/7 है 14 सही 2/7%। तो अगर हम 6/7 बनाना चाहेंगे, यानी इसमें 6 की गुणा करनी पड़ेगी, 6 की गुणा करनी पड़ेगी ना। ध्यान से देखो, 6 की गुणा करनी पड़ेगी। तो यहाँ से इसका मतलब क्या है, इसे मैं तोड़ के लिख देता हूँ, 1/7 की गुणा करनी पड़ेगी 6 में। अभी सीखिए कॉन्सेप्ट के लिए सिर्फ, ठीक है ना। इतना मैं ऐसा पेपर में नहीं करेंगे। 1/7 की गुणा है 7 में, सॉरी 6 में, तो 600% तो यहाँ है, प्लस 1/7 का मान कितना है, 14 सही 2/7%। 14 सही 2/7%। इसमें अगर 6 की गुणा करेंगे, उस दिन सीखा था क्या होगा कि भाई 6 की गुणा जाएगी यहाँ पे, समझो 14 6 84, तो यहाँ से आएगा 600% प्लस 14 की गुणा इसमें 14 6 84%, 84, और इसकी गुणा जाएगी ऊपर, समझो 6 दूनी 12/7, 12/7। अब समझो बात को, 12/7 आया। अब क्या गड़बड़ हुई, अब मैंने सिखाया था कि अगर नीचे वाले से ऊपर बड़ा आ जाए तो फ्रैक्शन पूरी नहीं मानी जाएगी, गलत मानी जाएगी। क्या होगा, इसे भी दोबारा से इसे नीचे वाले नीचे जो है लिखा है, इससे हमेशा ऊपर छोटा आना चाहिए। तो इसी तरह हम इसे भी कन्वर्ट करेंगे। देखिएगा, इसे और छोटा करना पड़ेगा। 600 तो इधर है ही, 600% प्लस 84 भी है इधर, प्लस करना पड़ेगा इसमें 7 से, फिर इसे डिवाइड करना पड़ेगा। तो 7 × 7 चलेगा 1, प्लस बचेगा कितना 7, और 5 12 होता है तो 5/7 यहाँ बचेगा, ठीक है ना। अब समझो बात को, 684 और 1 85, तो 685 ये आ गया जोड़ के, और यहाँ से 5/7, 685 सही 5/7%, ये बनेगा इसका। अब देखो, इतना बड़ा आप वहाँ गुणा करने लग जाएं, तो इतना बड़ा गुणा करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है ना। समझो बात को, दोबारा समझाओ। देखिए 6 सही 6/7%, ठीक है ना। इसे हमने तोड़ लिया, 7 6 42 और 6 बचा रिमाइंडर। तो देखिए मैं आपको ये भी करके दिखा दूँ, ये कैसे आया यहाँ से कि भाई अगर 7 से इसे डिवाइड करेंगे ना 48 को, तो 7 6 चलेगा 42 में, और बचेगा 6। अब हम जानते हैं कि जो ये लिखा जितनी बार में चलता है उसे यहाँ लिखते हैं, रिमाइंडर ऊपर लिखा जाता है, जैसे कि लिखा है ये वाला नीचे लिखा है। तो यहाँ से आया 6 सही 6/7%। उसके बाद हमने देखा इसे खोल के लिख सकते हैं 6 + 6/7,
ठीक है ना। अब 6 को 600%, 6/7। अब 6/7 की आई गड़बड़ी। अब 6/7 को फिर दोबारा से हमने देखा कि 6/7 को 1/7 से रिलेट करके लिख सकते हैं इतना, 84 से ही 12/7%, 84 से ही 12/7%। फिर इसे दोबारा से तोड़ना पड़ा क्योंकि ऊपर की डिजिट आ गई थी बड़ी, बताया था। उसके बाद इसे एक बार में चलाया 7 × 7, तो यहाँ से वो भी इसके साथ प्लस में आ गया 1, और 5/7 बचा रिमाइंडर इसके साथ जो चला था। उसके बाद 684 और 185 और 5/7 ऐसे ही, तो 685 से ही 5/7% इसका सही आंसर बना। अब हम सीधा सवाल पे आते हैं। देखिए पहला सवाल, तो आइए दोस्त देखते हैं पहला सवाल। जैसा कि आपको दिख रहा होगा क्या लिखा है कि 220 400 से कितना प्रतिशत कम है। अब हम पहले सवाल पे आ गए हैं। आप कोई भी डाउट अगर आपका हो, आगे आगे सब तरीके के सवाल आएंगे, सारे आपके छोटे छोटे डाउट मैं क्लियर कर दूंगा, क्योंकि आगे डेटा ऐसा लेंगे कि सारी चीज़ आपको क्लियर होती चली जाएगी, दिक्कत किसी बात की नहीं मानिएगा। कि 220 400 से कितना % कम है। अब जो हमने चीज़ें अब तक पहले लेक्चर में और अब तक के सेकंड लेक्चर के अब तक में सीखे हैं, वो यहाँ पे काम आने वाली हैं। ध्यान रखें कि 220 400 से कितना प्रतिशत कम है। इसका सही तरीका, सबसे बढ़िया तरीका जो देखिए, अब इसने कहा कि 220 400 से कितना प्रतिशत कम है। सबसे पहले क्या करो, कितना कम है वो निकालो, प्रतिशत को क्या करो, भूल जाओ। अब 220 जो है वो 400 से कितना कम है। देखो भाई 400 से 220 जो है वो कितना कम है। देखिए इसमें घटा के देखो कि यहाँ से आया 0 और यहाँ से आया 8 और यहाँ से कितना आया 180, यानी जो 220 है वो 400 से 180 कम है। ठीक है ना। अब 220 जो है वो 400 से 180 कम है। हमें देखना है कितना प्रतिशत कम है, कितना प्रतिशत कम है। तो प्रतिशत निकालने के लिए देखिए हमने क्या बताया था, कितना प्रतिशत कम है। तो क्या करेंगे, 180 को रखेंगे ऊपर, जितना कम है, ठीक है ना, जितना कमी है, जितने की कमी है वो रखेंगे ऊपर। कितना कम है, कितने पे कम है, देखिएगा किससे कहा, ध्यान दो, 400 से कितना प्रतिशत कम है। 220 जो है वो 400 से, ठीक है ना। तो से वाली चीज, का वाली चीज में हमेशा नीचे रखी जाएंगी। जब आपको आगे आगे सवाल होंगे तो आपको पता लग जाएगा भाई कितना कम है, 180 कम है, किससे, 400 से, तो 400 नीचे, ठीक है ना। समझो बात को, 180 कम है किससे, 400 से। किससे कहा था, 220 400 से कितना प्रतिशत कम है। तो हमने देखा पहले 180 कम है और किससे, 400 से। तो 400 को रखा नीचे और गुणा करी 100 से, क्योंकि प्रतिशत काटना था। प्रतिशत निकालने के लिए हम जानते हैं 100 से गुणा करेंगे। अब देखो यहाँ से क्या होगा, अब देखिए अब यहाँ पे आपकी क्या काम आएगी, अब आपकी पॉलिसी यहाँ पे काम आएगी जो हमने अब तक सीखी है, ठीक है ना। अब तक क्या सीखा है, देखो यहाँ से डायरेक्ट अगर कोई करना चाहे, देखिए एक तरीका, इसके दो तरीके यहाँ से निकल सकते हैं। भाई कोई करेगा तो 2 0 से 2 0 काट लेगा, समझो 2 0 से 2 0 काट लेगा, और यहाँ से इसे डिवाइड करेंगे कि 2 से काटने जाएं तो 2, भाई 4 से काट लो पूरा, 4 × 4 और 4 × 4 16, 4 × 5 20, सीधा 45% यहाँ से सीधा आ जाएगा, ठीक है ना, सीधा 45% आ जाएगा। समझो बात को। एक तो तरीका इसका ये है, ये तो सभी करते हैं, नॉर्मल तरीका है। अब एक दूसरा तरीका इसका समझो, यहाँ से अगर जैसे लिखा था 180 कम है किससे, 400 से, तो परसेंटेज निकालने के लिए 100, यानी एक बात ध्यान रखो, परसेंटेज के लिए 100 है और 100 का कोई चक्कर नहीं है। तो यानी जो 100 है ये सिर्फ यहाँ पे परसेंटेज को दर्शाएगा, मतलब जो आंसर में परसेंटेज आएगी ना, 100 तो सिर्फ उसके लिए है। तो 100 तो सिर्फ परसेंटेज के लिए है। जो वैल्यू यहाँ पे आएगी डैश, मान लिया यहाँ पे कुछ भी वैल्यू आएगी, वो सिर्फ इससे सोल्व करके आएगी। समझो, परसेंटेज सिर्फ किसके लिए है, जो 100 है ना गुणा में 100, ये गुणा में 100 सिर्फ परसेंटेज दिखाने के लिए है। बाकी जो यहाँ पे परसेंटेज से पहले जो वैल्यू आएगी वो सिर्फ इसे सोल्व करके आएगी। तो हम सिर्फ इसे सोल्व कर देते हैं, 100 को छेड़ो मत, ठीक है। एक और तरीका है, देखो यहाँ से इसे काट लिया, काटने के बाद क्या करेंगे, और 2 से काट लो। भाई 2 से इसे काटने के बाद क्या होगा, 2 से काटने के 2 दूनी 4 0 और यहाँ से आएगा 19। तो फ्रैक्शन क्या आई, 9/20। फ्रैक्शन कितनी आ गई, 9/20। अब ये आगे नहीं कटेगा, तो अब इसे भूल जाओ, ये तो सीधा परसेंटेज का साइन है। समझो कि जो आंसर में जो आएगा उसमें 100 किसका काम करेगा, परसेंटेज के साइन का काम करेगा। हमारे पास 9/20 फ्रैक्शन है, तो इस फ्रैक्शन को देखो क्या बनेगा। भाई हम जानते हैं 9/20 आई फ्रैक्शन, हम जानते हैं 1/20 कितना होता है, 1/20 जानते हैं 5%। तो 9/20 कितना हुआ,
1/20 में कितने की गुणा की गई, जो 9/20 हुआ 9 की गुणा। तो इसी तरह 5% में 9 की गुणा करनी पड़ेगी कि नहीं, तो 5% में 9 की गुणा करेंगे तो सीधा 45%। मेन जो बढ़िया तरीका जो है, जो कॉन्सेप्ट को मजबूत करने वाला तरीका है, वो है ये तरीका। बाकी इसमें आपको टाइम गंवाना पड़ सकता है अगर बड़ी वैल्यू आ जाए, इसीलिए इस तरीके को छोड़ के आपको ये तरीका अपनाना पड़ेगा। आपको इससे फ्रैक्शन भी याद होंगी। मेरा मेन जो मोटिव था वो आपको दोनों तरीका कराना था, पर जो मेन जो बढ़िया तरीका है, जो आगे काम आएगा, वो तरीका ये है। दोबारा समझो भाई, 100% जो 100 जो हमने लगाया है गुणा में, इसका सिर्फ मेन मोटिव जो है, इसका मेन मकसद जो है वो परसेंटेज का साइन देना है और कुछ नहीं है। बाकी जो आगे की वैल्यू जो आएगी, कि x की जगह जो भी वैल्यू आएगी कि कितना परसेंट है, 10% है, 5% है, 10% है, तो वो सिर्फ इस वैल्यू से आ जाएगी, क्योंकि ये 100 जो है वो परसेंटेज का साइन देगा। तो इसी तरह हमने इसे वैल्यू को सोल्व कर लिया, तो यहाँ से आया 9/20। 9/20 हम जानते हैं, अगर 1/20 5% है तो 9/20 9 की गुणा करके 45% हुआ। अगला सवाल देखिए, मैं यही कहीं लिख देता हूँ। तो आइए दोस्त देखते हैं अगला सवाल। एक बढ़िया सवाल लिया जाता है अब के बाद। अब लेंगे हम अगला सवाल यहाँ पे क्या है कि 126 600 का कितना प्रतिशत है। 126 जो है वो 600 का कितना प्रतिशत है, जैसा कि आपको सवाल दिख रहा होगा कि 126 जो है वो 600 का कितना प्रतिशत है। अब इसमें कम या ज़्यादा नहीं पूछा है, ये दूसरे टाइप का सवाल है। देखिए कि कितना प्रतिशत है, मतलब हमने समझा था कि कितना प्रतिशत है, यानी कितना इसका हिस्सा, इसके हिसाब से बैठेगा। अब देखिए हम देखते हैं कि 126 जो है वो 600 का कितना प्रतिशत है। अब देखिए प्रतिशत देखने के लिए का मतलब क्या है कि इसका मतलब जो मेन है वो 126 की जो औकात है वो 600 के आगे कितनी है। सीधा सवाल, 126 की औकात 600 के आगे कितनी है, तो हम देखते हैं 600 के आगे मतलब 600 बड़ा है। किसकी औकात, 126 की। भाई 126 की औकात 600 के आगे कितनी है, गुणा करेंगे 100 से परसेंटेज निकालने के लिए। समझो बात को भाई, अगर देखते हैं कि 126 600 का कितना प्रतिशत है, तो 126 ऊपर और का जिस से वाली सभी चीज़ें नीचे रखी जाती हैं। मैंने बताया था कि जिसका, जिससे, से, का, डैश, ऐसी सभी चीज़ें कहाँ आएंगी, नीचे आएंगी। तो 126 जो है वो 600 का कितना प्रतिशत है, प्रतिशत निकालने के लिए 100 लगाया, प्रतिशत निकालने के लिए 100 लगाया। इसी तरह 126 600 का कितना प्रतिशत है। अब देखिए इसकी क्या ट्रिक है, इसे कैसे, अब देखिए, अब जिसमें दिख रहा है यहाँ पे फ्रैक्शन थोड़ा नहीं कट के आएंगी, तो इसे 2 से इसे काट लिया, ठीक है ना। इसे काटने पे आएगा भाई 6 से 6 दूनी 12 और 1 6 कम 6 तो 21% सीधा, यानी जो 126 है वो 600 का 21% है। समझो, जो 126 है वो 600 के आगे 21% है। अब देखिए दिमाग में इसे करने का तरीका क्या था। इसने पूछा था कि 126 600 का कितना प्रतिशत है, यानी 600 का कितना परसेंट वैल्यू करें, 600 को कितने टुकड़े में बांट दें कि आपका क्या है 126 आए, कि 600 को परसेंटेज कितना करें कि 600 का कितना परसेंट 126 होगा। समझो बात को। अब मैंने बताया था पिछली वीडियो में, किसी भी चीज़ का 10% निकालना हो तो क्या करेंगे, एक जीरो काट देंगे। जैसे 600 का अगर हम 10% देखना जाएं तो 600 का 10% कितना होगा, 60 होगा, और 20% करेंगे तो कितना होगा, 120 होगा। तो 600 का यानी 20% कितना हुआ, 120, और देखना है कितना 126, तो हमें दिमाग में निकालना हो। अब 600 का अगर देखिए, 600 का अगर हम कितना देख लें, 10% हमने देखा तो 60, और 1% के लिए मैंने बताया था 2 जीरो काटनी पड़ेगी। तो 600 का 1% हुआ 6, ठीक है ना। तो 20% तक तो हम आ गए थे कितना, 120, और 1% हुआ 6, तो 20 और 1 21, और यहाँ 120 और 6 कितना आ गया, 126। देखिए क्या कहना चाह रहा हूँ मैं यहाँ पे। भाई हम जानते हैं कि 600 का अगर हम दिमाग में सोल्व करेंगे, 600 का 10% हम जानते हैं, 10% कितना होगा 60, और 600 का 1% भी हम जानते हैं। 1% निकालने के लिए क्या किया जाता है, 1% निकालने के लिए 2 जीरो कट की जाती हैं, और 10% निकालने के लिए 1 जीरो कट की जाती है। तो 1 जीरो से सीधा 10% आता है, और 1% के लिए 2 जीरो नहीं 6 आती है। तो हमें देखना है कि 600 जो 126 कितने परसेंट करके आएगा। तो दिमाग में आपको खुद सोचना होगा कि भाई 60 में अगर 2 की गुणा करें तो 120 आ जाता है। देखिए जी, हमने अभी देखा था कि
600 का 10% कितना हुआ 60, और 600 का 1% कितना हुआ 6, ठीक है ना। तो अब हमें देखना होगा कि 126 कितने परसेंट पे आएगा। तो हम देखते हैं 60 आया 10% पे, तो 10 का अगर 2 गुना करेंगे, यानी 10 का 2 गुना करेंगे तो कितना आया 20%, और यहाँ भी 2 गुना करना पड़ेगा, तो 60 का भी 2 गुना अगर करेंगे तो कितना आया 120। 120 तो आ गया भाई, 20% यानी 600 का कितना हो गया 120 हो गया, ठीक है ना। अब 600 का 1% देख रहे हैं हम 6 हैं, तो 1% भी अगर इसी में जोड़ेंगे, तो 1% अगर जोड़ते हैं इसमें तो कितना आएगा 21%, और यहाँ से ये 6 भी है, ये 1% की वैल्यू है तो ये भी इसमें जोड़नी पड़ेगी, तो यहाँ आएगा 6, तो यहाँ से 126, यानी 21% बराबर कितना आया 126 आया, जो हमने वहाँ से निकाला था। ये चीज़ आपकी दिमाग की कैलकुलेशन की थी, ये आपको दिमाग में देखना पड़ेगा। जब आप सवाल करेंगे तो आपका दिमाग उसी तरह सेटअप करता जाएगा। आइए देखते हैं अगला सवाल। तो देखिए दोस्त, आपको सवाल अगला नज़र आ रहा होगा, जैसे कि लिखा है कि 400 300 से कितना प्रतिशत अधिक है। तो 400 जो है वो 300 से कितना प्रतिशत अधिक है, ये सवाल कैसे करेंगे। मैंने आपको बताया है कि पहले कितना अधिक है वो देख लो। तो 400 जो है वो 300 से, 400 है 300 से कितना अधिक, तो 100 अधिक, ठीक है ना। उसमें लिखा है कि जो 400 है वो 300 से कितना परसेंट अधिक है। इसने पूछा है परसेंट, पहले हम खाली बिना परसेंट को छोड़े हम देखते हैं कि कितना अधिक है। तो हमने देखा 100 अधिक है। अब परसेंट निकालने के लिए क्या करेंगे भाई, 100 अधिक है किससे, 300 से। बताया था से वाली, का वाली, जिसका, जिससे, ये सभी चीज़ें नीचे आती हैं। तो उसने कहा है कि 400 300 से कितना प्रतिशत अधिक है। तो 300 के साथ से है, तो से वाली चीज़ नीचे आएगी, यानी 300 क्या आएगी नीचे। और परसेंटेज निकालने के लिए 100 की गुणा हम करते हैं। तो अब यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो कटी, 1/3। अब हमें पता है ये, इसे छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, हम जानते हैं ये सिर्फ चीज़ है परसेंटेज का मान लाने के लिए, मतलब परसेंटेज का साइन लाने के लिए हमने 100 से गुणा किया। बाकी आप समझ सकते हैं कि ये परसेंटेज का साइन है। अगर आपको 1/3 की याद हो, 1/3 कितना होता है 33 सही 1/3, और यहाँ से 100 का मतलब है परसेंटेज का साइन, परसेंटेज का साइन, तो 33 सही 1/3%, ये आया आंसर, ठीक है ना। आइए देखते हैं एक और सवाल बहुत बढ़िया, जो कि सवाल है इसी के बाद मैं नोट कर देता हूँ यहीं पर। एक और सवाल बहुत बढ़िया है, देखते हैं। जैसे जैसे सवाल आते जाएंगे हम उन्हें करते जाएंगे, ठीक है ना। अब देखिए सवाल 990 ऑफ 9 सही 1/11% प्लस 500 ऑफ 25% बराबर x, ठीक है ना। ये सवाल देखिए, सवाल बहुत बढ़िया है। इस सवाल को, अब थोड़ा सा लंबा सवाल आने शुरू हो गए आपके पास, ठीक है ना। अब हम जानते हैं 990 ऐसे ही रखेंगे। ऑफ का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई, हम जानते हैं ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई। अब 9 सही 1/11%, 9 सही 1/11%, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू अगर आपको याद हो कितनी होगी, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू अगर याद हो कितनी होगी 1/11। समझो बात को, 9 से 1/11% कितनी होगी 1/11, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू हो गई, प्लस 500 भी ऐसे ही रखा। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी 1/4। बस x का मतलब इसकी वैल्यू निकालनी है, सीधा कितना आएगा इसे सोल्व करके। समझो 990 को रखा है ऐसे ही, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई लगाया, इसकी फ्रैक्शन हमने पीछे याद की है 9 से 1/11% यानी 1/11, 500 और 25% का मतलब होता है 1/4। तो अब सीधा यहाँ से इसे काट लिया, तो 11 से काटेंगे 90 बार, तो मल्टीप्लाई करके आया 90 प्लस, और यहाँ से इसे काटते हैं, तो इसे काटते हैं यहाँ से, और वही 4 1 आया, और वह 125, सीधा 125 आया, तो 90 और 125 जोड़ लेंगे तो आएगा 215, ठीक है ना। इसका आंसर आया कितना 215। बड़ा ही आसान सवाल है, आसान सवाल था, बस आपको समझने की देर थी। अगर ये इसका, इन सवालों को ये पेपर में पूछे नहीं जाएंगे, इसका मेन मकसद है कि आपको फ्रैक्शन वैल्यू याद हो जाए। इन सवालों से मेरा मेन मकसद यही है कि आपको फ्रैक्शन की वैल्यू क्या हो जाए, याद हो जाए। जैसे कि इसमें 9 से ही 1/11%, 25%, आपको इन्हें सोल्व करना भी आप सीख जाएंगे इस तरीके के सवाल से। आइए देखते हैं अगला सवाल।
तो आइए दोस्त देखते हैं अगला सवाल। ये बड़ा ही बढ़िया सवाल है और आपके CPO CGL में पूछा जा चुका है पुराने पेपर्स में, ठीक है ना। ध्यान दें, CPO CGL CHSL में इस टाइप के सवाल आ जाते हैं परसेंटेज से, इसीलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इसे ध्यान से समझेगा। इसी के टाइप से आगे सवाल बनेंगे, इसी टाइप से, और ये सवाल भी पूछा जा चुका है, ठीक है ना। तो देखिएगा, दो संख्या किसी तीसरी संख्या से 30% तथा 40% कम है। दो संख्या है, कोई तीसरी संख्या से 30% और 40% कम है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना परसेंट है? पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना परसेंट है? सवाल बहुत बढ़िया है, ध्यान देने के योग्य है। देखिए समझे सवाल को। भाई इसने कहा दो संख्या है, ठीक है ना, दो संख्या कोई है, वो जो दो संख्या है वे तीसरी संख्या से 30% और 40% कम है। इसका मतलब टोटल मिला के कितनी संख्याएं हैं? 3 संख्या। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 3 संख्या ये लिखेंगे। पहली संख्या कोई यहाँ पे होगी, दूसरी संख्या होगी कोई 3 संख्या होगी। समझो बात को, एक संख्या होगी, दो संख्या होगी, कोई 3 संख्या होगी। उसने कहा कि दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से, सबसे पहले दिमाग में क्या रखेंगे, तीसरी संख्या से बात हो रही है, इसकी मतलब टोटल कितनी संख्या है? 3 संख्या। और तीसरी संख्या का कंपैरिजन करा है शुरू की दो संख्या, मतलब तीसरी संख्या से कंपैरिजन करा है शुरू की दो संख्याओं का, तो टोटल मिला के 3 संख्या है। अब उसने कहा कि जो दो संख्या है वो तीसरी संख्या से 30%, यानी जो पहली संख्या है वो तो 30% कम है और जो दूसरी संख्या है वो 40% कम है। तो ऐसे में हम क्या करेंगे, जिसका, देखिए मैंने बताया था जिससे, जिसका, जिससे, ऐसा सब जो भी आएगा वो हमेशा ओरिजिनल वैल्यू होती है, यानी उसे नीचे मानते हैं, तो वो हमेशा ओरिजिनल वैल्यू मानी जाती है। तो ऐसे में हमेशा क्या करेंगे, उसने कहा कि तीसरी संख्या से, तो तीसरी संख्या से यानी तीसरी संख्या को ओरिजिनल कुछ भी मान लो, तो तीसरी संख्या को मानते हैं 100। मान के चलें कि तीसरी संख्या क्या थी, 100 थी। अब तीसरी संख्या से पहली संख्या कितने परसेंट कम है? पहली संख्या जो है उससे 30% कम है, तो 100 से 30% कम, यानी पहली संख्या कितनी है, 70। समझो बात को। और दूसरी संख्या है तीसरी संख्या से 40% कम, यानी 100 से 40% कम, यानी ये संख्या कितनी हुई, 60। समझो बात को कि भाई कोई भी 3 संख्या थी, उसने कहा कि तीसरी संख्या से यानी तीसरी संख्या को हमें ओरिजिनल वैल्यू मानना पड़ेगा, तो इसीलिए हमने तीसरी संख्या को 100 मान लिया। अब तीसरी संख्या को अगर 100 मान लिया, उसने कहा कि पहली जो संख्या है वो उस तीसरी संख्या से 30% कम है, यानी 100 का 30% कम यानी 70 है। और उसके बाद उसने कहा कि जो दूसरी संख्या है वो तीसरी संख्या से 40% कम है, 40% कम यानी 100 का 40% 40, और जब 40 कम होगा तो 60 है दूसरी संख्या, ठीक है ना। ये तीनों संख्याएं हमारे पास आ गई, संख्याएं तीनों संख्याएं, देखिए ऐसे ही कुछ बनेगा जो भी होगा, संख्याएं, ठीक है ना। तीनों संख्याएं हमारे पास आ चुकी हैं। पहली संख्या 70 है, दूसरी 60 है, तीसरी 100 है। अब उसने आगे की कंडीशन क्या कही है कि पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना परसेंट है। अब देखो पहली संख्या जो है, यानी जो पहली संख्या यानी 70 जो है वो दूसरी संख्या का, अब मैंने बताया था जो भी का, जिससे, का, जैसे, जिसका, ऐसी भी सभी चीज आएंगी वो हमेशा नीचे रखी जाएगी। पहली जो संख्या है वो दूसरी संख्या का, यानी दूसरी संख्या क्या है, 60, और 60 आएगा नीचे क्योंकि दूसरी संख्या का इसके साथ लगा है का, तो दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, और प्रतिशत देखने के लिए गुणा करेंगे 100 से। यानी असलियत में वो ये पूछना चाह रहा है कि 70/60 कितना परसेंट है। उसका मतलब ये है कि पहली संख्या जो है वो दूसरी संख्या का, दूसरी संख्या है 60, तो दूसरी संख्या ओरिजिनल वैल्यू वो नीचे रखी जाएगी, और कितना परसेंट है। तो अब देखिए ये तो हम जानते हैं परसेंटेज के साइन के लिए सिर्फ, तो हम यहाँ से करेंगे ये। अब 7/6, अब आई फ्रैक्शन 7/6। अब हम जानते हैं सिर्फ 1/6, हम जानते हैं 1/6, 1/6 का मतलब है 16 सही 2/3%। अब गड़बड़ यहाँ पे हो जाएगी अगर हम क्या करने लग जाएं, अगर हम 7 की गुणा इसमें करें कि तो गड़बड़ हो जाएगी, 16 7 112, तो इसी वजह से बड़ी वैल्यू आ जाएगी। तो इसका एक और तरीका है जो आसान मैंने आपको अभी सिखाया है, हम इसे तोड़ के लिख सकते हैं। 6 से इसे डिवाइड करेंगे, 6 कम 6 चलेगा, 1 आएगा ऊपर रिमाइंडर और बटे 6 नीचे। भाई देखिए 6 कम 6 और 1 7, 7/6 भी इसे लिख सकते हैं। हम इसे जानते हैं 1 होल 1/6 को कैसे लिख सकते हैं, 1 + 1/6, छोटा करो उससे
बढ़िया तरीका और कोई नहीं है। 1 का मतलब 100% और 1/6 का मतलब कितना, 16 सही 2/3%। इसका मतलब 100% और 16 सही 2/3% का मतलब 116 सही 2/3%। ये देखिए ये आया इसका आंसर। इसका आंसर कितना है, 116 सही 2/3%। इससे छोटा तरीका इसका नहीं हो सकता। ये सबसे बढ़िया कॉन्सेप्चुअल तरीका था। आइए देखते हैं इससे अगला सवाल। तो दोस्त आज के हम सेशन को यहीं पे ख़त्म करते हैं। आज का ये जो लास्ट क्वेश्चन था ये बड़ा इंपॉर्टेंट था, इसे आप दोबारा देखिएगा, वीडियो को दोबारा समझिएगा। इसी तरह कल फिर मिलेंगे लेक्चर 3 पर परसेंटेज के। अभी बहुत से टाइप बाकी हैं। परसेंटेज एक बड़ा टॉपिक है, ये सभी का बेस तैयार करेगा, इसीलिए कम से कम इसकी 10 क्लास होगी, ठीक है ना। परसेंटेज की कम से कम कितनी क्लास होंगी, 10-11 क्लास होंगी। आज अभी दूसरी क्लास थी, हमने सिर्फ अभी एक ही बेस ही क्लियर किया है इसका। अभी एक भी टाइप सवाल का नहीं क्लियर हुआ है। पहले टाइप से मैंने यहाँ से शुरू किया था, आज टाइम ओवर हो गया, इसीलिए पहला सवाल हम करा पाए हैं। कल हम इसी से नेक्स्ट आगे चलेंगे। तो आज की वीडियो को यहीं पे ख़त्म करता हूँ। धन्यवाद।